80-90 की दहाई जम्मू कश्मीर से एक नाम यासिन मलिक, बहुत डर और खौफ के साए में लोग नाम भी ले पाते थे, चूंकि आतंक की विरासत थी। लेकिन उसी यासिन मलिक के बारे में आपको हम खबर ये देने जा रहे हैं कि एक बार फिर यासिन मलिक का नाम चर्चा में है। हालांकि यासिन मलिक फिलहाल जेल में है और वो सजा याफ्ता है, लेकिन महबूबा मुफ्ती यासिन मलिक के लिए हमदर्दी दिखा रही हैं। महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी के सदर हैं, महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि वजीर दाखिला को एक खत लिखते हुए उन्होंने ये कहा है कि यासिन मलिक को लेकर जो मानवीय दृष्टिकोण है उस नजरिए से देखे जाने की जरूरत है, यानी इंसानियत के नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। ये खत में लिखा है किसने? महबूबा मुफ्ती ने, पीडीपी के सदर। और वो यासिन मलिक के बारे में हमदर्दी जताते हुए उन्होंने खत में यह जिक्र किया है कि यासिन मलिक के मामले को मानवीय दृष्टि से देखे जाने की जरूरत है। उन्होंने लिखा है कि यासिन की राजनीतिक विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि यासिन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का साहस दिखाया। अब आपको दिखाते हैं कि एक जो इसके पीछे एक तल्ख हकीकत है वो ये है, जो बहुत चौंकाने वाली भी बात है कि आखिर महबूबा मुफ्ती को अचानक यासिन मलिक में ऐसा क्या नजर आ गया? क्यों उन्हें लगने लगा कि यासिन मलिक में इंसानियत नाम की कोई चीज है और इंसानियत के नजरिए से यासिन मलिक को देखा जाना चाहिए? क्योंकि ये बताना काफी अहम है। 1989 में, जी हां, ये साल 1989 था जब तकरीबन 3:45 पर और दिसंबर का महीना 8 तारीख, नौगाम में अपने घर से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर महबूबा मुफ्ती की बहन उस वक्त रुबैया सईद, उन्हें किडनैप किया गया था और नाम किसका आया था? यासिन मलिक का। लेकिन इस वक्त हालात ये है कि महबूबा मुफ्ती चाहती है कि यासिन मलिक को इंसानियत के नजरिए से देखा जाए, उनके मामले को। इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी क्या तब्दीली आ गई है। अगर ये सियासत है तो इस किस नौयत की सियासत है? तो इस खास मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, जो कि यासिन मलिक का जो इतिहास रहा है, उनकी जो कारकर्दगियाँ रही हैं, किस तरह से उनके हाथ जो है वो आतंक और खून से लाल हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये आपको बता दें कि यासिन मलिक जेल में हैं। हमारे साथ मौजूद है इसमें चर्चा करने के लिए एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खां, जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। रजनी सेठी जुड़ रही है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, और तौसीफ शाह है, सीनियर लीडर पीडीपी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत करते हैं तौसीफ शाह से, जो पीडीपी के लीडर हैं। तौसीफ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया? महबूबा मुफ्ती ने क्या, मतलब उन्होंने महसूस किया कि यासिन मलिक को लेकर उन्होंने एक लेटर लिखा वजीर दाखिला को और ये दरख्वास्त की कि यासिन मलिक के मामले को जो है वो इंसानियत के नजरिए से देखा जाए, हमदर्दी के नाते से देखा जाए। आप जरा इसको बताएं, क्या है पूरा मामला? देखिए वासिफ साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पर बुलाया मुझे यहाँ अपना डिबेट के लिए। मैं एक बड़ी नॉर्मल सी बात करूंगा, बिल्कुल एक जो इंसानियत के दायरे के अंदर बात होगी, हम्म। वो ये है हम्म। कि इसमें आपको ये नजरिया लेना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा हम्म। कि ये मसला जो है, ये एक यासिन मलिक ने जो रास्ता अपनाया वो एक मसले, एक इश्यू के तहत अपनाया। देखिए, जब हमने 1947 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमने अपना जी। इल्हाक किया था, एक्सेशन किया था, हाँ। तो उसमें हमने आपको जम्मू कश्मीर दिया था, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर वगैरह 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 जो चीजें। जो हम्म। जंग हुई, जंग के बाद आपने हमको दो हिस्सों में बांट दिया। हम्म। तो हम अप्रोक्सीमेटली पिछले 75 साल से आपको बोल रहे हैं कि हमारा हिस्सा हमको वापस कर दी गया। जो हमारा जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के पास गया है, देखिए आप उस समय जब जिस समय इलाहाक हुआ, हम्म। तो उस समय हमने भारतीय फौज को दावत दी, हम्म। दावत देके महाराजा ने भारतीय फौज को लाया कि भाई आप आके हमारी प्रोटेक्शन करो यहाँ। हम्म। तो क्या आप इसे प्रोटेक्शन का नाम देंगे कि आपने हमको प्रोटेक्शन के नाम पे दो हिस्सों में बांट दिया? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वो जो गन कल्चर यहाँ शुरू हुआ था, जो हम्म। चीज यहाँ पर शुरू हुई थी, हम्म। वो एक तो सबसे पहले 87 के इलेक्शन की वजह से शुरू हुई थी, जिसमें जो इनकी मुत्ताहिदा महज थी, जिसका यासीन मलिक एक मेंबर था, जिसने इलेक्शन जीतते हुए उन्हें
जबरदस्ती हरवा दिया गया, जबकि गवर्नमेंट 90% चांसेस थे कि गवर्नमेंट उनकी बननी थी, और जबकि बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मैं उसका गवाह हूं कि जहां ये मुझे मालूम है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक बहुत बड़े लीडर थे जो बिल्कुल हार रहे थे, अप्रोक्सीमेटली 10-12 हजार वोटों से हार रहे थे। बिल्कुल जो वहां काउंटिंग हुई थी उस पर दिखाया था कि 12 हजार वोटों से वो हार रहे हैं, पर जब अनाउंसमेंट की गई तो उसमें बोला गया कि वही लीडर 12 हजार वोट से जीत रहा है। सो ये आपको नजर में रखना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती जी का ये बोलना, हमारी सदर मोहतरमा का ये बोलना कि इसे एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से लिया जाए, तो इनकी वजूहात की तरफ भी आप जाएं, आप देखें कि इसने बंदूक उठाई क्यों। जैसे इसको रियलाइज हुआ कि मैंने बंदूक उठा के गलती की, ये बहुत बड़ी एक ब्लंडर हमारे हाथ से हुई, ये मेन स्ट्रीम में आ गया, ये नॉर्मल में आ गया, इसने बंदूक छोड़ दी, ये एक नॉर्मल पॉलिटिक्स में आ गया। भाई ये अपना प्लेबिस्सिट मांग रहा था, या ये अपना जो भी ठीक है, जिसे हक खुदेदारियत जो कहते हैं, हाँ, जो भी कुछ ये मांग रहा था, तो ये चीज आपको मद्देनजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि ठीक है। जो मैं फिर आपके पास आऊंगा, मैं फिर आपके पास आता हूं। अभी दूसरे मेहमानों से भी जरा इस पर फर्स्ट रिएक्शन ले लूं। हमारे साथ, जैसे मैंने पहले बताया, कि एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हैं, एमएलए हैं इंडिपेंडेंट, और रजनी सेठी हैं, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। रजनी साहब, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप किस तरह से देखती हैं, यानी आप समझा दिए कि बीजेपी इसे किस तरह से देखती है, स्पेशली बीजेपी स्टेट यूनिट, कि यासिर मलिक जो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है, जेल में है इस वक्त, और मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं है, इससे ज्यादा और क्या बताया जा सकता है कि जो महबूबा मुफ्ती अभी कह रही हैं कि मानवीय एंगल से देखा जाए, उन्हीं की बहन के किडनैपिंग का उन पर इल्जाम है, आरोप था, साबित भी हुआ। तो ये क्या, ये किस तरह की दृष्टि है, मतलब अचानक ये बदलाव को कैसे देख रही है बीजेपी? देखिए, ये जो राजनीति जम्मू कश्मीर में चल रही थी इतने सालों से, वो उनकी कुर्सी हिल गई है, चाहे पीडीपी है चाहे एनसीपी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके चेहरों से जो नकाब था वो मोदी सरकार ने उतार दिया है, और लोग इनकी सच्चाई समझ गए हैं। महबूबा जी काफी समय से कोशिश कर रही है कि पीडीपी के वजूद को खड़ा किया जाए, क्योंकि इनके 3 एमएलए जीतकर आए हैं, और ये कहीं ना कहीं खुद को वहां पर कंफर्ट जोन में नहीं फील कर रही कश्मीर में, क्योंकि जो कहीं ना कहीं सिंहासन पर बैठने की जिसको आदत हो गई थी, आज वो दरकिनार हो गई है और एनसी फ्रंट लाइन पे आ गई है। तो इन्होंने राजनीति करने के लिए साम धाम दंड भेद, ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश कर रही है। वैसे तो इनकी हिस्ट्री रही है कि टेररिस्टों की सपोर्टर ये रही है, सॉफ्ट कॉर्नर इनका टेररिस्टों के लिए रहा है। जब भी कोई टेररिस्ट मारा जाता था तो उनको सहानुभूति देने के लिए उनके परिवार वालों से मिलना, ये इनका एक रिकॉर्ड रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी इसको जानते हुए पीडीपी से जो हमने बाहर निकल आए थे, तो कहीं ना कहीं इनकी इन्हीं नीतियों के कारण हम लोगों ने इनसे पल्ला छुड़ा लिया था। रही बात जो जिनकी बहन को किडनैप किया गया, और आज वही खुद उनकी पैरवी कर रही है कि उनको इंसानियत के नाते छोड़ा जाए, उस इंसान को जो हैवान कहलाने के लायक है, जिसने यहाँ पर दरिंदगी की सारी सीमाओं को लांघ दिया था, जिसने जस्टिस नीलकंठ गंजू को मार दिया था क्योंकि उन्होंने टेररिस्ट को सजा देने का काम किया था, जिसने यहाँ लगभग 40 एयरफोर्स के ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की, जिसमें काफी संख्या में लोग मारे भी गए, जिसने जम्मू कश्मीर में एक अलग जम्मू कश्मीर बसाने की कोशिश करके हथियार उठाने का काम किया, युवाओं को बरगलाने का काम किया कि वो हथियार उठाए और जम्मू कश्मीर को अलग कर दे। आज ये महबूबा मुफ्ती जो एक पार्टी की हेड है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको यूथ देखते हैं, वो बताना चाहती है कि एक दरिंदे को इंसानियत के नाते छोड़ दिया जाए। मुझे लगता है कि इनकी सरकारों में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे एनसी की सरकार रही, तो इनको हमेशा उन्होंने कहीं ना कहीं शेल्टर करने का काम किया। यासिन मलिक को इतने सालों तक उनको कोई भी सजा नहीं दी गई उनकी सरकारों में। ये सिर्फ मोदी सरकार के कारण ही आज यासिन मलिक जेल के पीछे है। यासिन मलिक का कहना था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि मोदी जी चाहे जितना मर्जी सख्त रवैया अपनाए, मगर हम दीवाने हैं, हम दीवाने आजादी लेकर रहेंगे। ये इनका बदलाव नहीं है, इन्होंने कोई गलत रास्ता छोड़ा नहीं, इन्होंने कोई हथियार छोड़े नहीं, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। इन्होंने एक हाथ में हथियार से भी कोशिश की करने की, मगर पता थी कि मोदी जी इस चीज से मानेंगे नहीं। उन्होंने फिर उसके बाद सॉफ्ट कॉर्नर अपनाने की कोशिश की, और महबूबा जी इसको बड़ी अच्छी तरह से जानती है। महबूबा जी सिर्फ राजनीति करने के लिए ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की स्ट्रेटेजी है, जो लोग समझ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आपकी बात को एक विराम देना चाहिए। यहाँ पे फिलहाल जो आपने कहा है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स की सियासत कहीं ना कहीं वो कर रही हैं, मैं फिर आपके पास लौटता हूँ। हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं, उनके पास जाएंगे।
मुजफ्फर इकबाल साहब, आप इंडिपेंडेंट हैं न सिर्फ ये कि वैसे तो एमएलए आप इंडिपेंडेंट है, बल्कि इस मौजूद से मुझे लगता है आप इंडिपेंडेंट है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय जो है खुल कर रखेंगे। क्या ये वाकई यही बात है जो अभी रजनी सेठी साहबा कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की एक सियासत है? क्या ऐसा लगता है कि यासीन मलिक के नाम पर हमदर्दी का कुछ जुमला कह देना, लिख देना, इससे क्या पीडीपी को कोई भी साख वापस मिल जाएगी, मतलब सियासी जमीन उसकी मजबूत हो जाएगी? क्या ये बात है? विशाल साहब, मुझे लगता है अभी ना तो इलेक्शन है और ना ही कोई सियासत हो रही है। हो सकता है, ये तो पीडीपी वाले ही इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। हाँ, मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहता हूं कि हाउ डू यू रिएक्ट, मींस आपको कैसा लगा ये सुन करके कि महबूबा मुफ्ती ने होम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से देखा जाना चाहिए यासीन मलिक के मामले को। और हम सब जानते हैं, बार बार क्या दोहराना है, कि महबूबा मुफ्ती की बहन को किडनैप करने वाले यासीन मलिक थे। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि बड़ा हैरानी हो रही है, तो आपको लगा ये एडवेंचर था कुछ? देखो, किसी की सिंसियरिटी को मैं कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। हो सकता है उनको लगा हो कि वो उसकी सेहत बहुत खराब है, और एक आदमी अगर वाकई तशद्दुद को छोड़ गया है, अब इस स्टेज पे बहुत पहले छोड़ा है, ये कहना कि मोदी जी के दौर में छोड़ा है ऐसा नहीं है, वो उससे बहुत पहले उन्होंने वायलेंस को छोड़ दिया था। ठीक है, एक आदमी का अपना हक है, आइडियोलॉजी वो रख सकते हैं। मैं आई मे डिसएग्री विद हिज आइडियोलॉजी, लेकिन उस आइडियोलॉजी के साथ मेरा डिसएग्री करने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको ह्यूमन ना समझूं। इंसान तो वो है, हाँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं। और इंसानियत के नाते अगर किसी को ये कहा गया है, रिक्वेस्ट की गई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। बाकी ये कहना कि भाई ठीक है, अगर गलती का इसको एहसास हुआ तभी उसने तशद्दुद तर्क कर दिया, तो इसका एहसास हुआ होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत वायलेंस किया, बहुत लोगों को मारा, लास्ट में उनको एहसास हुआ कि हमने गलत किया, खुद सरेंडर किया। बहुत सारे लोग ऐसे नक्सल्स में हैं, और भी दीगर जो क्रिमिनल से बड़े बड़े जिन्होंने 100 200 मर्डर किए। नहीं, लेकिन ये कहा जाता है ना कि सियासत में या फिर सियासी लीडरान अगर कोई कदम उठाते हैं तो उसके पीछे सियासत होती जरूर है। तो ये चूंकि ये यासीन मलिक खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं कि मुझे जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मैं केस को देखा जाए, मुझे माफ कर दिया जाए, ये उनकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, ये आवाज किसी और की तरफ से आ रही है। किसी भी ह्यूमन नेचर जिसकी है, किसी की भी आवाज हो सकती है। और ये कहना कि नहीं जिसने लिखा उसकी कोई पॉलिटिक्स की नीयत थी, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई नियर फ्यूचर में इलेक्शन भी है, और ये कहना कि इस वक्त कोई सियासत करेगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, एक सवाल आपसे कर ही लेता हूं मैं। अगर मान लीजिए अभी इलेक्शन नहीं है, तो लेकिन जब इलेक्शन के बाद पावर में थी महबूबा मुफ्ती, तब उनके दिल में इस तरह की बात क्यों नहीं आई थी? तब उनकी सरकार ने ऐसा कुछ क्यों नहीं सोचा था इस मामले पर, यासीन मलिक के मामले पर, तब उस वक्त के हालात के हिसाब से? मिसाल साहब, चेंज ऑफ हार्ट किसी वक्त भी हो सकती है ना। अगर यासीन मलिक कितने सालों के बाद तशद्दुद छोड़ सकता है, हो सकता है महबूबा मुफ्ती जी को भी अब एहसास हुआ हो कि मुझसे उस वक्त गलती हुई, जब मैं पावर में थी तो मैं उसको छोड़ा नहीं सकी। क्योंकि सज्जाद नूर यही सवाल उठा रहे हैं। हो सकता है उनके दिल को यह एहसास हुआ हो कि एज ए ह्यूमन बीइंग इस एज में और इस स्टेज में, जब वो बीमार है बहुत, तो उस पर रिक्वेस्ट की हो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको रिहा किया जाए। चलिए, एक और छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब लूंगा, फिर मैं पीडीपी के मेहमान के पास जाता हूं। छोटा सवाल यही है कि ठीक है, महबूबा मुफ्ती ने ये सोच के शायद नहीं किया हो कि मुझे अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी पॉलिटिशियन हैं, आप भी सियासत करते हैं, आप भी चुनाव लड़े हैं, आप मुझे बताइए, क्या इस पहल का सियासी तौर पर पीडीपी को कोई फायदा होगा? यह तो सवाल बनता है ना मेरा। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई अब सियासी फायदा होने वाला है, और अब पता नहीं उनकी नीयत क्या है। मैं क्या नहीं, उनकी नीयत पे मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे में कुछ रेलेवेंस बचा है? क्या यासीन मलिक नाम के शख्सियत में कोई रेलेवेंस है कि पॉलिटिकली मुतासिर करे लोगों को? मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, उसकी रेलेवेंस है आज की डेट में उनकी शख्सियत पर। या तो रजनी सेठी साहबा, आपसे मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं कि क्या वाकई हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या महबूबा मुफ्ती वाकई कुछ बहुत बड़ा दिल लेकर जो है अब वो ये इस तरह के उन्होंने खत लिखा है, पत्र लिखा है? चूंकि इकबाल साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता मुझे कि कोई सियासी फायदा होने वाला है, ना तो अभी चुनाव है ना कुछ। रजनी साहब, देखिए, इकबाल जी जो बोल रहे हैं वो मुझे लगता है वो अपनी पर्सनल राय दे रहे हैं। अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीडीपी का कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी यही रही है लगातार अपनी राजनीति करने के लिए,
उनका सॉफ्ट कॉर्नर टेररिज्म के लिए रहा है। इसको ऑन रिकॉर्ड में बोल रही हूँ, ये कोई नई चीज नहीं है, ये एजेंसी के थ्रू भी पता लगा है। और वो फारूक अब्दुल्ला जी का भी बयान था कि वो क्यों मिलने जाती थी, फिर आतंकवादियों के घरों में क्यों जाती थी जब वो मरते थे। तो कहीं ना कहीं ये हृदय परिवर्तन की बात नहीं है मेरे भाई, ये हृदय परिवर्तन इनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को मारने वाला इंसान आज यासीन मलिक आप कहेंगे कि बदल गया है, इम्पॉसिबल। क्या वो लोग वापस आएंगे जिनको उन्होंने कत्ल कर दिया था, जिनको बीबीसी में बैठकर उन्होंने कहा कि हाँ मैंने मारे हैं वो लोग? आप कहते हैं कि उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया उम्र के साथ? मुझे नहीं, इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि टेररिस्ट जो होते हैं उनका कोई हृदय नहीं होता, उनका कोई माइंड नहीं होता, उनके पास कोई दिल नाम की कोई चीज नहीं होती। चलिए तौसीफ साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुन लिया, और जो रंजीत साहबा सवाल उठा रही हैं उनका ये कहना है, बीजेपी के तर्जुमान का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती ने अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए, जो सियासी जमीन खिसकती जा रही है, पिछले चुनाव में असेंबली चुनाव में क्या हाल हुआ पीडीपी का वो हम सब जानते हैं, तो महज उसकी वजह से जो है इन्होंने एक कदम बढ़ाया है और अपनी उसी पुरानी सोच को इन्होंने इसको यहाँ इसको झलकने का मौका दिया है, दिखने का मौका दिया है। तौसीफ साहब, आपका काउंटर, योर आंसर। देखिए, मैं वासल आजम साहब, मैं ये आपसे बता दूं कि ये सजाद गनी लोन ने जो बोला है कि महबूबा मुफ्ती ने जब वो चीफ मिनिस्टर थी उस समय उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया जी, तो मैं उनका थोड़े स्टैटिस्टिक्स जरा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो यासीन मलिक जो गिरफ्तार हुए वो 10 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार हुए। तो तब गवर्नमेंट में बिल्कुल पीडीपी नहीं थी, बिल्कुल भी। वो आपको भी पता है कि जून 2018 में गवर्नमेंट चली गई। जून 2018 में दोनों ना जो भी कोalition पार्टनर्स थे अलग अलग हो गए। तो ये पॉइंट जो उन्होंने सजाद गनी, तो मतलब यहाँ पे ये पॉइंट भी आप ये बता रहे हैं कि आप कि पीडीपी सरकार में रहते हुए पीडीपी भी चाहती तो गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया, ये भी तो बात सामने आ रही है। जो बंदा मेन स्ट्रीम में गया हो, जिस बंदे ने देश के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग्स की हो, देश के होम मिनिस्टर से मीटिंग्स की हो, देश के बदले देश की तरफ से नहीं, ये बात भी तो, लेकिन तौसीफ साहब ये बात भी तो सच है ना। ये भले ही गिरफ्तारी 2019 में हुई, लेकिन क्या जो मामले थे, जो एफआईआर थी, वो कब हुई? एफआईआर कब हुई? मामला कब दर्ज हुआ था? जो बीजेपी की जो हमारी प्रवक्ता है, मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं एक बार, अच्छा, उसके बाद फिर आप मुझसे सवाल कीजिए। बोलिए। दूसरा जो इन्होंने बोला, जैसे ये बोल रहे थे अभी, ये हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता था, ये अभी बोल रही थी कि उन्होंने टीवी पर आके ये एक्सेप्ट किया है कि मैंने पंडितों को मारा है। तो मैं इनकी जनरल नॉलेज जरा करेक्ट कर दूं, वो यासीन मलिक नहीं थे, वो बिटा कराटे थे। यासीन मलिक के खिलाफ कोई चार्ज नहीं है कि जहां पर इसने किसी कश्मीरी पंडित को मारा है। हाँ, जो फोर्सेस के बंदे हैं जो आपने, किसने मारा था मेरे भाई? नीलकंठ गंजी को किसने मारा था? एयरफोर्स का नाम जो आपने लिया है वो है, पर जिसने टीवी पर एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मैडम मुझे बात करने दें आप। उनको यासीन मलिक ने मारा था, क्योंकि एक बार बात करने दें आप मुझे, एक बार बात करने दें आप मुझे, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। देखिए, जब आप बात कर रही थी मैं आपको टोकता था उस समय, नहीं आपको करेक्ट कर रही हूँ, ऐसे मुझे करेक्ट कर रही हूँ आप। हाँ, करिए आप अपने टाइम पर मुझे करेक्ट कीजिए ना। जैसे मैंने वेट किया, मेरा टर्न आएगा, उसके बाद मैं आपको करेक्ट करूंगा। तो जो बिटा कराटे है, जो जेल में पड़ा हुआ है, जिसने टीवी पर मीडिया में एक्सेप्ट किया है कि मैंने यहां पर जितने भी मैंने स्टार्ट किया पंडितों को मारना, और उसने एक वो खाका भी, एक वो पिक्चर बनाई, जबानी मीडिया टीवी पर बोल रहे थे कैसे पंडितों को मारा, और उनका कहीं नाम नहीं है कोर्ट में, उनका कहीं निशान नहीं है, उनका कुछ पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। पर यासीन मलिक जिसने सरेंडर किया, जो मेन स्ट्रीम में आए, जो ये चाह रहे थे कि बातचीत से मसला हल हो, जो हमने गलती की, जो बंदूक उठाने की गलती की, वो हम बातचीत से हल करें, मगर आप उन्हें अभी टेररिस्ट की कैटेगरी में खड़े कर रहे हैं। पर जो बिटा कराटे है, न उसका कहीं नाम है, न उस पर कोई डिबेट है, न उसका कुछ पता है वो कहां है, वो क्या है, जबकि उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने पंडितों को मारा है, एक नहीं 100 पंडितों को मारा है। भाई क्यों मारा तुमने? मैं नहीं मारता, कोई और मारता। तो ही एक्सेप्टेड ऑन एयर, ऑन टीवी, देयर इज नो एविडेंस रिक्वायर्ड कि मैंने मारा या ठीक है ओके, ये आज मौजू ये नहीं है। उन्होंने कहा था तो आपने, चलो आपकी जो जानकारी आपने दी। मेरा सवाल ये है कि लेकिन एक सुनिए एक मिनट, ए को नहीं मारा, बी को तो मारा, सी को तो मारा, इंसानियत का कत्ल तो किया ना।
आप खुद अभी कह रहे थे कि एयरफोर्स वाली बात सही है, लेकिन ये बात सही नहीं ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो 2002 में भी गिरफ्तार हुए थे, वो 1990 में भी गिरफ्तार हुए थे, जी 90 से लेके 94 तक वो गिरफ्तार थे, 2002 में भी गिरफ्तार हुए थे, 2019 में भी गिरफ्तार हुए। तो उनके ऊपर जितने एफआईआर थे वो उस वक्त की हुकूमत ने, ठीक जो है। सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ठीक है, ठीक है। उस वक्त की हुकूमत तो ने मतलब उस पर एक मिनट कार्रवाई की। आप ये मान रहे हैं या आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें ये कोई ऐसे सियासी कोई पहलू नहीं है? यू आर गोइंग टू से इसमें कोई सियासी पहलू नहीं है, जो है सब देखिए, इंसानियत का कोई पहलू इलेक्शन है। नहीं है। देखिए, कोई इलेक्शन नहीं है, शायद कोई सपोर्टर भी आप नहीं है, आप भी देख रहे हैं कि कोई सपोर्टर भी नहीं है। तो इससे हमको क्या पॉलिटिकल गेन मिलेगा, आप मुझे ये बताइए। अभी 5 साल इलेक्शन में, 2029 में इलेक्शन है, 2029-30 में इलेक्शन है। तो अभी तो क्या बताएं, पता नहीं, हो हालात सकता है बदलेंगे। उमर अब्दुल्ला तो कह चुके हैं कि अगर हालात ऐसे हैं कि स्टेटमेंट मिल जाए और सरकार न रहे हमारी, तो ठीक है, मैं सरकार से हट जाऊंगा, स्टेटमेंट मिलना तो मिल जाए, तो वो कभी भी हो सकता है, वो 5 साल भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। बहरहाल नहीं, नॉर्मली जो हम कहें तो अभी अप्रोक्सीमेटली 5 साल है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता देयर इज नो चलिए, ओके ओके ओके, रजनी साहब आप कुछ कहना चाहती है, फिर मैं मुजफ्फर साहब के पास जाऊंगा। रजनी साहब जी, आप कुछ करेक्ट करना चाह रही थी? जी, मैं इनसे यही कहना चाहती हूँ कि ये कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि वो उन्होंने कुछ नहीं किया, बिटा कराटे ने किया था, तो ये मतलब कोर्ट ने इनको अगर जेल में रखा है तो कोर्ट ने गलत डिसीजन लिया था। तो आज तक आप लोग क्यों सोए थे? पीडीपी क्या सरकार में होती तो तभी चैलेंज कर सकती थी या लेटर लिख सकती थी होम मिनिस्ट्री को। जब कांग्रेस की सरकारें थी तब इन्होंने लेटर क्यों नहीं लिखी? तो कहने का सवाल ये है कि आज कहीं ना कहीं ये एनसी वर्सेस पीडीपी हो गया है कश्मीर में, कहीं क्रेडिट एनसी ना ले जाए। पीडीपी सोच रही है हम भी कुछ ऐसा करें, कभी हजरत बल के वो अशोक चिन्ह को लेकर वो ऐसे बयानबाजी करनी शुरू हो जाती है अपने इंडियन सिंबल को लेकर, तो कभी एनसी के लिए ठीक है, उधर अभी नहीं, अब देखिए वक्त बहुत कम है, मैं एकदम इस विषय से हटना नहीं चाह रहा, मैं इस विषय से हटना नहीं चाह रहा। मुजफ्फर इकबाल साहब, मैं फाइनल कमेंट मुझे लगता है आपसे लेना पड़ेगा। मैं यही जानना चाहता हूं कि मान लिया कि ठीक है, चुनाव ही अभी नहीं है, कोई सियासी फायदा भी नहीं होगा, तो मतलब क्या है, मतलब महबूबा मुफ्ती को अभी क्यों, फिर भी ये सवाल बनता है ना कि अभी क्यों, बाय नाउ? और क्या मतलब मुफ्ती खानदान, जो लोग भी अभी उस खानदान से, क्या सब लोगों ने माफ कर दिया है? सब लोग भूल चुके रुबैया सईद वाले मामले को? देखिए, हो सकता है कि उन्होंने इसको माफ भी किया हो, और माफ करना बड़ापन है। अगर उनको लगा होगा कि भाई उसकी सेहत ठीक नहीं है और वो इतने अरसा से जेल में है, एक आदमी तशद्दुद को तर्क करके अब मेन स्ट्रीम में आ गया था, अब तो वो तशद्दुद पे न बिलीव करता था, हो सकता है उनको एहसास हुआ होगा कि भाई शायद रूबिया सईद को किडनैपिंग के केस में उसको इतनी लंबी जो कैदोबंद हुई है, अगर उनको एहसास हुआ, जिस तरह मिसेस इंदिरा गांधी के ना अपने राजीव गांधी के जो मर्डरर थे जी, उनको राजीव जी ने और उनकी बेटी ने माफ किया था, हो सकता है इनको भी एहसास हुआ हो और इन्होंने भी माफ किया हो उसको। चलिए, कोई ठीक दो है, राय नहीं है, हो सकता है, तो हृदय में, दिल में कोई बात कभी भी आ सकती है, लेकिन चूंकि जिस जबान से ये बात आ रही है वो एक सियासी फिगर है और बहुत वो साबिक वज़ीर आला है और पार्टी की सदर है, इसलिए इसमें सियासत का तड़का लगा होगा, ये सवाल तो उठेगा ही और उठता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए, और आप दर्शकों को मैं कि आप न्यूज़ 18 JKLH से जुड़े रहें। हमें दें इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ।